2020 अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल साल सभी लोगों के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स पोस्टपोन होते रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें तैयारी किस तरीके से करनी है। नए नए डेट्स आते रहते हैं, नए नए डेट्स पोस्टपोन होते रहते हैं और जब हमारे पास टारगेट नहीं होता तो कहीं ना कहीं वी आर नॉट एबल टू प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज अवर प्रिपरेशन और हम एक डिलेमा में चले जाते हैं। कुछ यही हाल रहा जेडब्ल्यू और नीट के एस्पिरेंट्स का 2020 में। ऑफ लेट एनटीए ने और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद जेडब्ल्यू और नीट के डेट्स डिसाइड हो चुके हैं और आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे एज पर दी करंट रूलिंग। और ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा बिकॉज कोविड पैंडेमिक में ये एग्जाम्स किस तरीके से कराए जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। कंट्रोवर्सीज इस लेवल तक गई है कि देयर आर मिलियंस ऑफ ट्वीट्स फ्लोटिंग ऑन द इंटरनेट जहां पर एग्जाम्स को रोकने की बात की गई है। गवर्नमेंट का अपना स्टैंड है, स्टूडेंट्स का अपना स्टैंड है, पेरेंट्स का अपना स्टैंड है, टीचर का अपना स्टैंड है। मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, सब अपनी जगह पर अपनी बातें प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ, जेडब्ल्यू और नीट एस्पिरेंट को मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि चाहे जो भी रूलिंग आए, चाहे एग्जाम कंडक्ट हो ना हो, आपकी तैयारी बहुत ही ऑप्टिमम होनी चाहिए। आपको पीछे नहीं रहना। एक चीज समझने की कोशिश करना, कुछ वेरिएबल्स लाइफ में ऐसे होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो मास ड्रिवन है, वो एक तरह से कहते हैं ना कि लाखों लोग उसमें इन्वॉल्व है। आप इंडिविजुअली शायद उसको कंट्रोल ना कर पाए, अपनी सहमति और डिसएग्रीमेंट आप उसमें प्रेजेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आपको अपनी तैयारी सही तरीके से जारी रखनी है। तो जिन वेरिएबल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन वेरिएबल्स में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। घर बैठे हैं लॉकडाउन के दौरान, मान लीजिए आपकी कितनी भी कोशिश के बाद अगर गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करता है तो आपको एग्जाम देना होगा। तो क्या हम बैकअप में बैठ करके इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और हमें आने वाले कुछ समय, जो कि कुछ ही दिन बचे हैं, उनका पूरा यूटिलाइजेशन करने की जरूरत है। आज मैं इन 3 टॉपिक्स पे बात करना चाहूंगा जो जेडब्ल्यू नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज द मॉक स्ट्रैटेजी जो आपको कैरी करना है आने वाले कुछ दिनों में। द सेकंड इज द स्टेट ऑफ माइंड दैट यू नीड टू हैव एंड द सेकंड इज द स्टेट ऑफ बॉडी that you need to have, and the third is the state of mind that you need to have for this particular preparation. ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले कुछ दिनों में और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पे इंपैक्ट भी करेगी। मेरा नाम इम्तियाज अहमद शेख है, मैं जेडब्ल्यू और नीट की फिजिक्स पढ़ाता हूं और मैं IITian साइंस पॉइंट का फाउंडर और डायरेक्टर हूं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, जब मैं कहता हूं रेगुलर, इसका मतलब आपने पढ़ाई लगातार की है और खास करके आपने मॉक्स बहुत लगातार दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने ऑलमोस्ट डेली या अल्टरनेट डे या एवरी थर्ड डे आप मॉक देते रहे हैं। यू हैव बीन वेरी रेगुलर इन गिविंग मॉक्स। अगर आप इस तरह के स्टूडेंट रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों में अगर आप 5 से 10 मॉक भी प्रैक्टिस कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा मॉक आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने मॉक्स में कुछ फाइनल शॉट्स लेने की जरूरत है। हावेवर, अगर आप एक इर्रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, जब मैं इर्रेगुलर की बात करूंगा इसका मतलब आपने पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में मॉक एग्जाम्स जो है, प्रैक्टिस मॉक्स है, वो रेगुलरिटी के साथ नहीं दिए, या तो मॉक दिया ही नहीं, और अगर मॉक दिया तो जब मन किया तब उठा करके दे दिया, एक पैटर्न में मॉक देने की कोशिश नहीं की है। सो मैं आपको कंसीडर करूंगा कि आप एक इर्रेगुलर स्टूडेंट है। यदि आप एक इर्रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं मॉक देने के इसमें, तो उस केस में आपको कोशिश करनी है कि आने वाले जो भी कुछ दिन आपके पास बचे हैं, विच इज ऑब्वियसली मोर देन अ वीक, आपको 10 से 15 मॉक देने हैं। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बचा हुआ है, राइट, ब्रॉडली, तो आपको 10 से 15 मॉक देने की जरूरत है। नाउ ये मॉक को किस तरीके से देना है? मॉक एग्जाम को आप मॉक ना कंसीडर करें, उसमें से वो शब्द मॉक निकाल दें। इसको आपको कंसीडर करना होगा एक रियल एग्जाम, और बिल्कुल उसी रियल कॉन्टेक्स्ट में आपको मॉक देना होगा। बिकॉज द मोमेंट आप मॉक एग्जाम्स को मॉक समझते हैं, आप थोड़ा सा आपका स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा लो एंड पे चले जाते हैं। द रीजन इज कि आपकी इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं होती है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में पता है, सबकॉन्शियस में, कि ये एक मॉक एग्जाम है। बट ये चीज हम नहीं करेंगे। अभी से आने वाले कुछ दिनों में हम जो मॉक एग्जाम्स देंगे, हम उन्हें रियल एग्जाम समझेंगे। जब भी मॉक देने बैठूंगा, इस तरीके से बैठूंगा कि जैसे आज ही मेरा जेडब्ल्यू और नीट का एग्जाम है और आज ही मुझे अल्टीमेट परफॉर्मेंस
देनी है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जिस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड टाइम पर एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, आपके मॉक्स भी उसी प्रिस्क्राइब्ड टाइम पर होंगे। डॉट उसी मोमेंट पे स्टार्ट होंगे, डॉट उसी मोमेंट पे खत्म होंगे। आप अपने साथ ओएमआर शीट लेकर के बैठेंगे। आप देखेंगे कि एग्जाम में जिस तरीके से हम ओएमआर शीट भरते हैं, एक होता है कि हम क्वेश्चन टिक करने के बाद डायरेक्टली ओएमआर शीट भर देते हैं, हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। कभी कभी हम लास्ट में ओएमआर शीट भरते हैं। तो आपको प्रॉपर एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में ओएमआर को इंक्लूड करते हुए मॉक देना है। यू नीड टू मेक श्योर कि आपको ये मॉक देते वक्त किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, आपको किसी भी तरह कॉल्स या मैसेजेस ना आए, आपको घर में कोई आवाज ना दे, बिकॉज आप घर में मॉक देने की कोशिश करें, घर वालों से बात कर लीजिए। वो एग्जाम सिनारियो क्रिएट करिए और मॉक्स को रियल एग्जाम की तरह आपको देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू अस इज मॉक आखिर देना कब तक है? यू नो, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर सपोज्ड टू स्टॉप। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द एग्जाम डे टी। ये आपका एग्जाम का दिन है। T-1 यानी एग्जाम से एक दिन पहले, T-2 यानी एग्जाम से 2 दिन पहले। एग्जाम के दिन आप कुछ नहीं करेंगे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई रिवीजन नहीं, किसी भी तरह की पढ़ाई की बातें नहीं। दिमाग को शांत रखेंगे, यकीन रखेंगे, खाली दिन होगा आपका, कुछ नहीं पढ़ेंगे। T-1 T-1 पे आप चाहें तो शाम तक, मैं कह रहा हूं रात तक नहीं, वर्स्ट के सिनारियो शाम तक, शाम अर्ली इवनिंग तक अपना कोई भी रिवीजन करना चाहते हैं आप रिवीजन कर सकते हो। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे, मॉक नहीं दोगे T-1 पे, आप जो है सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो तो बस ब्रिस्कली उसको ब्रीफली रीड करते रहो, दैट्स इट। वो भी वर्स्ट केस लेट टू लेट शाम तक, हो सके तो दोपहर या फिर मॉर्निंग में ही रैप अप कर देना। ये दिन को कोशिश करना कि आप रिलैक्स्ड रखें। T-1 की जो रात होगी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर माउंट अप होगा कि सुबह एग्जाम है, बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं इस एग्जाम्स के साथ, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो बात हमेशा रहेगी और हमें जगाएगी, हमें परेशान करेगी, हमें सोने नहीं देंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज मैंने अपने JEE एग्जाम में ट्राई किया था एंड इट हेल्प मी अ लॉट। मेरे टीचर ने मुझे अपने दौर में एडवाइस किया था। मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि भाई आप जो है T-1 को पूरे दिन में नहीं सोएंगे, दोपहर में नहीं सोएंगे, भले ही आपको कितनी भी आदत है, आप T-1 में पूरे दिन में नहीं सोएंगे। अपने आप को T-1 में अर्ली मॉर्निंग उठ करके जो है अपने आप को जगा के रखेंगे और किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रहेंगे। पर्पस आपका ये है कि आप अपनी बॉडी को थकाना चाहते हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी थक जाएगी तो आपको वक्त से पहले नींद आएगी, और नींद बहुत जरूरी है बॉस। अगर आप बिना सोए एग्जाम में चले गए, आपका एग्जाम बाय डिफॉल्ट स्पॉइल हो चुका है, अनलेस यू आर वेरी लकी। सो आप अपने आप को थकाएंगे। थकाने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाकर के डंबल्स उठा रहे हैं या पुशअप्स करने की कोशिश करें, वो बैकफायर कर जाएगा। नॉर्मल रूटीन डे टू डे एक्टिविटी में अपने आप को जो है थोड़ा सा फिजिकली टायर करने की कोशिश करेंगे, ताकि बाय दैट टाइम लेट इवनिंग हो आपको नींद आ जाए। सुकून से सोएंगे रात में, एक डार्क रूम बना करके सुकून से सोएंगे, सब फोन हर चीजों को अलग कर देंगे। कम से कम हम 8 घंटा सोने की कोशिश करेंगे, और दूसरे यानी कि एग्जाम की मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना है, दिमाग एकदम सही स्टेट में होना चाहिए, नींद बहुत जरूरी है। यानी कि आप मॉक देंगे कहां तक? अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो T-2 यानी एग्जाम के 2 दिन पहले तक आप मॉक दे सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं वहां पर आकर के। अगर आप और पहले मॉक को अगर छोड़ सकते हैं, परफेक्टली फाइन। तो इस तरीके से हमें मॉक एग्जाम देना है, आखिरी वक्त तक अपने आप को नहीं खींचना है, अदरवाइज कहीं ना कहीं दिमाग में इंस्टेबिलिटी आ सकती है जो हमें नहीं लाना। बॉस, इट्स अ गेम ऑफ माइंड, जो पढ़ाई करनी थी आप कर चुके हैं। अब मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि मॉक देने का अल्टीमेट पर्पस क्या था। व्हाई एग्जैक्टली आर यू गिविंग मॉक्स? सो लेट मी टेल यू द पर्पस ऑफ मॉक्स। 2 पर्पस है मॉक देने का। द फर्स्ट पर्पस इज कि आप अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट चाहते हो, यू वांट योर स्कोर टू ग्रो। एंड द सेकेंड पर्पस इज कि आप चाहते हो कि आपका स्कोर स्टेबलाइज हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं जब हमने मॉक दिया था तो हमने देखा था कि हमारा स्कोर बहुत फ्लक्चुएट करता है। ये स्टेबलाइजेशन के बारे में मैं आपको समझाता हूं। इमेजिन करिए एक ग्राफ, दिस इज स्कोर वर्सेस द नंबर ऑफ मॉक्स। आपने पिछले कुछ समय में मॉक दिया होगा ओवर द पीरियड ऑफ 2 years, 1 year, 6 months, couple of months, whatever it is, so you might have seen कि आपका स्कोर बहुत फ्लक्चुएट करता है। आप सोचते हो कि बॉस वाह काश एग्जाम में ये हो जाए, पर आप डरते हो कि कहीं एग्जाम में ये ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है कि आप अपने स्कोर को स्टेबलाइज करो, राइट? ये हमारे मॉक का एक पर्पस है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है कि स्कोर आपका इंप्रूव करे। तो हमें टेक्निकली ये चीज नहीं चाहिए, ये
फेवर नहीं करेगा. यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ, स्कोर वर्सेस मॉक्स. इनिशियली यानी स्टार्टिंग के कुछ मॉक्स जब आप देंगे तो उस समय आपका स्कोर ग्रो करना चाहिए, इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए. अब वो इंप्रूवमेंट कैसे दिखेगा, इसका टैक्टिक मैं इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में बताने वाला हूं. तो आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए एंड आफ्टर यू हैव रीच द हाईएस्ट पॉइंट आपका स्कोर स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि मैं इतना स्कोर एग्जाम में ला सकता हूं क्योंकि मेरा पिछले कुछ मॉक का कंसिस्टेंट रिकॉर्ड ये शो करता है. तो ये चीज आपको बहुत ही सेंस ऑफ श्योरिटी और कॉन्फिडेंस देगा. मैं आपको अपने दौर की बात बताता हूं. 2010 में जब मैंने आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया था, जब 480 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, उस समय जब मैं प्रैक्टिस करता रहा तो मैंने देखा कि पिछले 10 मॉक में मेरा स्कोर अप्रोक्सीमेटली 240 के आसपास आया करता था. एक्चुअल एग्जाम में मेरा स्कोर 237 आया, 4 मार्क का डिफरेंस. मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था दैट मैं 240 के आसपास ही ला पाऊंगा आउट ऑफ 480 एंड आई एंडेड अप गेटिंग अ रैंक ऑफ 3428 इन दी IIT JEE 2010. So that's what I'm trying to make you understand. You need to stabilize your score. पहले improve करेंगे, उसके बाद इसको stabilize करेंगे. ये दो पर्पस के साथ हमें मॉक देना है. अभी जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर वो क्या चीजें करेंगे ताकि हमारा स्कोर इंप्रूव हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. यू हैव टू इंप्रूव योर स्कोर अ लिटिल. तो अभी वो जानते हैं. चलिए जानते हैं कि हमारे मॉक में हम स्कोर को इंप्रूव कैसे करेंगे. There is something called as 1.5 thumb rule. ये एक ऐसा रूल है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सीखा है, both in JEE as well as the CAT preparation, and this has turned out to be very very helpful to me. ये 1.5 thumb rule में हमें करना क्या है? See, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है मॉक देने में कि हम मॉक देने के बाद तुरंत है ना 3 घंटे का मॉक देते हैं, थक जाते हैं, या तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं या तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. मॉक देने के बाद उठा करके पटक देते हैं, स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं. राइट. हम मॉक का पर्पस भूल जाते हैं. मॉक देने का पर्पस था कि हम अपने आप को तैयार करें एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू लर्न टू डू द पोस्टमार्टम एंड द ऑटोप्सी ऑफ द मॉक. मॉक का आपको पोस्टमार्टम करना है बॉस. जिस तरह से किसी भी बहुत ही कहते हैं ना कि अननोन तरीके से किसी की डेथ हो जाती है, ऐसा कोई केस सामने आता है, किसी की डेथ हो गई है और उसका कारण नहीं पता चल पा रहा, देन इन दैट केस द डॉक्टर्स का टीम इज गोइंग टू डू द पोस्टमार्टम टू figure out as to what went wrong and how the person died. That is how you are supposed to deal with mock. तुम्हें अपने मॉक का पोस्टमार्टम करना है, उसकी ऑटोप्सी करनी है और वो करने के लिए आपको 1.5 थंब रूल फॉलो करना है. अब ये 1.5 थंब रूल होता क्या है? 1.5 इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर. अगर आपने 3 घंटे का एग्जाम दिया है तो 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो. 3 घंटे का एग्जाम दिया है तो 4.5 घंटे तक आपको उस मॉक की एनालिसिस और लर्निंग में स्पेंड करना है. नाउ दैट साउंड्स वेरी ह्यूज बट लेट मी टेल यू, वो 4.5 घंटे स्पेंड करने के बाद ही आपके स्कोर्स में आप शूट फील कर पाएंगे, इंप्रूवमेंट फील कर पाएंगे. एंड हाउ विल दैट हैपन? 3 घंटे का मॉक दिया आपने, उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो सच दैट आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाए. उसके बाद आप आओ और उसके बाद आपको अपने मॉक की एनालिसिस करनी है. इस 4.5 घंटे में 2 चीजें हमें जानने की जरूरत है. पहली चीज हमें जानने की जरूरत है कि हम कहां गलत हुए, कहां सही हुए, कहां स्कोर लूज किया, कहां पर स्कोर गेन किया. यू नीड टू आइडेंटिफाई द की एस्पेक्ट इन योर मॉक. आपको जानने की जरूरत है, अपने मॉक को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है. दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप. The second step will be to learn from the mock and improve the score. That's the second step. ये तो दोनों ही चीज इन 4.5 घंटे के अंदर हमें करनी होगी, एक मॉक के आधे घंटे के ब्रेक के बाद. अब ये एनालिसिस और लर्निंग किस तरह से की जाती है वो मैं आपको अभी बताता हूं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर किसी भी मॉक की पोस्टमार्टम किस तरीके से किया जाता है. यहां पर मैंने कुछ एक वायर फ्रेम बना रखा हुआ है कि मैं इसको अगर करता तो किस तरीके से करता. सबसे पहली चीज, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे. मैंने जेईई का एग्जांपल लिया है. जेईई में फिजिक्स में 25 क्वेश्चन है करीबन, 20 ऑब्जेक्टिव एंड 5 सब्जेक्टिव. 25 क्वेश्चन मैंने जो है उनकी ब्रेकअप दिखाई है कि फिजिक्स के इन 25 क्वेश्चन में से मेरे 18 करेक्ट हुए, 3 इनकरेक्ट हुए. कितने हो गए? 21. और मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिया.
तो सबसे पहले लेवल का फिल्टर क्या लगाया मैंने जानने की कोशिश की कि मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया और कितना छोड़ दिया। बहुत जरूरी है। ये मेरे स्ट्रेंथ की बात करता है, ये मेरे वीकनेसेस की बात करता है और ये मेरी स्पीड की बात करता है। क्योंकि छूटते कब है क्वेश्चन, जब मेरी स्पीड कम हो। तो हमें फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस कर लेना है। इंडिविजुअली टारगेट करते हैं। मान लीजिए आपने 18 क्वेश्चन सही किए। अब इन 18 क्वेश्चंस को उठा के पटक मत देना ओवर कॉन्फिडेंस कि आपने सही किया था इसको ना, इनके सॉल्यूशन को देखो जाकर के और ये कंपेयर करने की कोशिश करो कि सॉल्यूशन में सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या था। हो सकता है आपने क्वेश्चन को सही किया बट आपने उसको 7-10 मिनट लेकर के सही किया, यानी टेक्निकली आपने नुकसान ही किया। क्योंकि एक क्वेश्चन जिसको आपको 2 से 2.5 मिनट में अमूमन करना था, आपने उसको 7 से 10 मिनट में किया। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मैंने सही तो किया है बट इसका फास्टेस्ट एंड दी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता था, वो आपको सोल्यूशन देख करके समझ में आएगा। यहां से वो लर्निंग ड्रॉ कर लो और अगली बार इस तरह का, इस पैटर्न का क्वेश्चन कभी भी दोबारा तुम्हारी लाइफ में आ जाए तो तुम उसको वो लंबे अप्रोच से नहीं करोगे, तुम उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे। यानी कि करेक्ट क्वेश्चंस भी लर्निंग देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 सवाल मेरे इनकरेक्ट हुए। मुझे जानने की जरूरत है कि मेरी कमी कहां है, मेरी वीकनेस कहां है। ये 3 सवाल का आप क्या करते हैं, आप उठा करके सोल्यूशन देख लेते हैं, जो कि बहुत गलत स्टेप है। आप इन 3 सवाल के सोल्यूशन नहीं देखेंगे, सोल्यूशन नहीं देखेंगे। उन 3 सवाल को बिना सोल्यूशन, बिना आंसर की देखे आप उसको रीअटेम्प्ट करेंगे, दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन इस बार बड़े रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में सुकून से बैठकर करेंगे, प्रेशर में नहीं करेंगे। जब इन 3 सवाल को मैंने रीअटेम्प्ट किया तो मैंने देखा कि वो जो 3 सवाल एग्जाम में गलत हो गए थे उसमें से अभी 2 सवाल मैंने सही कर लिया है और 1 सवाल फिर गलत हो गया दोबारा अटेम्प्ट करने के बाद, और ये 2 मैंने सही कर दिया। अब देखिए ये 2 सवाल मुझे क्या बताता है। ये 2 सवाल मुझे बताता है कि बॉस, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कंसेप्ट आता है, मुझे एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ। क्यों क्लिक नहीं हुआ? क्योंकि मुझ पे प्रेशर हावी था। एग्जाम के प्रेशर में ये 2 सवाल जो मैं सही कर सकता था वो मैंने गलत कर दिया। यानी प्रेशर में मैं ब्रेक कर गया। मुझे कॉन्सेप्ट के इश्यूज नहीं थे, नॉलेज का गैप नहीं था, मैं एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। तो मुझे यहां पर अपने स्टेट ऑफ माइंड को सही करने की जरूरत है। आई शुड हैव द राइट स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम। और राइट स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम क्या होता है वो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं। मेरे टीचर ने मुझे अपने दौर में बताया था कि इम्तियाज, एग्जाम में एंटर करने से पहले कभी कोई उम्मीद मत रखना। एग्जाम में एंटर करने से पहले कोई उम्मीद मत रखना। एग्जाम में पेपर लिखते वक्त भी कोई उम्मीद मत रखना। ना सोचना कि ये क्वेश्चन सही करने से जिंदगी में क्या होगा, ये गलत करने से क्या होगा, ये पेपर अच्छा गया बुरा गया तो उसका फ्यूचर क्या होगा, ये सब कुछ बिल्कुल भी मत सोचना। बिकॉज द मोमेंट आपने इसको सोचना शुरू किया, आपके ऊपर इमोशंस हावी हो चुके हैं। और अगर आपके ऊपर इमोशंस हावी हो जाएंगे तो आप जो है गलतियां करेंगे। बी वेरी वेरी मैकेनिकल वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। जब मैं मैकेनिकल कहता हूं तो मैकेनिकल का मतलब क्या है? मैकेनिकल इज लाइक थिंकिंग लाइक अ मशीन। यहां पर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, एक मशीन के बारे में सोचना। एक मशीन में इमोशन नहीं होते, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। आप इनपुट डालेंगे, मशीन की एफिशिएंसी से आउटपुट निकलेगा। इसके अलावा कोई भी इमोशन इन्वॉल्व नहीं है। आपको बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करना है। आपको एकदम मशीन की तरह उस मोमेंट पे रहना है। एक मैकेनिकल थॉट रखना है कि भाई मेरे सामने एक सवाल है, मुझे उसको कम से कम वक्त में सही करना है, उसका आंसर मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। कुछ सोचना नहीं है उसके आगे और पीछे। मुझे ये नहीं सोचना कि भाई इस क्वेश्चन को करने से मेरी लाइफ में क्या क्या तब्दीली आएगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे। मुझे सब कुछ नहीं सोचना। आगे पीछे की कोई बात अपने दिमाग में नहीं लानी है। क्वेश्चन आंसर मार्केट, क्वेश्चन आंसर मार्केट। फिर रिपीट करूंगा, क्वेश्चन आंसर मार्केट। एकदम मैकेनिकल थॉट रखना है। इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। जहां इमोशंस आपके दिमाग में आ गए वहां पर आपसे होगी गलतियां, और वो गलतियां जो आपको नहीं करना चाहिए था क्योंकि आपको आता था। ये चीज होती है स्टेट ऑफ माइंड। चलिए, मैंने 3 क्वेश्चन गलत किया, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने जो है दोबारा अटेम्प्ट में सही कर लिया और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग रही। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि जब मैं दोबारा एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में वापस अटेम्प्ट कर रहा हूं और फिर मैंने गलत कर लिया। इसका मतलब क्या है कि बॉस यहां पर प्रेशर नहीं है, यहां पर एग्जाम कंडीशंस की वजह से गलती नहीं हुई है, एंजाइटी की वजह से गलती नहीं हुई है, यहां पर प्रेशर का कोई रोल नहीं है, यहां पर कंसेप्चुअल गैप है। ये चीज आपको कंसेप्चुअली नहीं आती है और ये
आपको समझने की जरूरत है। ये चीज आपको कंसेप्चुअली नहीं आती है, यानी कहीं ना कहीं नॉलेज गैप है। और उस नॉलेज गैप को हम मिटिगेट कैसे करेंगे? जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ वो किसी ना किसी टॉपिक से आता है, उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, उस टॉपिक में जाओ, उस टॉपिक का थोड़ा सा थियरी पढ़ो, उसके फॉर्मूले पढ़ो, उसके सॉल्व एग्जांपल्स देखो और देखो कि किस तरीके से उसके क्वेश्चन को एड्रेस किया जाता है। और करीबन 5 से 10 क्वेश्चन उस टॉपिक के और उसके आसपास के टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन आप उठा लो। वो 5 से 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो उस रेलेवेंट टॉपिक से। वो 5 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड इंश्योर कि आपको 5 से 10 क्वेश्चन को सही करें और उस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को पूरी तरह समझ ले, ताकि दोबारा इस तरह का सवाल कभी भी आपके सामने आए तो आप उसको सही कर पाए और आप अपने इनकरेक्ट के नंबर्स को कम करें, ताकि आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ता रहे। स्टेट ऑफ माइंड एंड कंसेप्चुअल गैप आइडेंटिफाई करना है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड गलत था या फिर मुझे वो क्वेश्चन में नॉलेज का गैप था। स्टेट ऑफ माइंड पे वर्क किया जा सकता है, ये साइकोलॉजिकल है, थोड़ा वक्त लगेगा इंप्रूव होने में। इसको आप डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, अपने नॉलेज गैप को वहां पर मिटिगेट करिए, उसके आसपास के सवाल करिए जाकर के और सही करिए। 25 सवाल थे मेरे सामने, 18 मैंने सही किए, 3 गलत किए, समझ लिया इनके बारे में। 4 सवाल मैंने छोड़ दिए। अब इन 4 सवाल में हम क्या करेंगे, उठा करके उसका सोल्यूशन देख लेंगे। जो हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक होगा, बॉस सोल्यूशन मत देखना, उन क्वेश्चंस को जिसको आपने छोड़ दिया था उसको दोबारा क्या उसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। अटेम्प्ट करो और देखो क्या होता है। मैंने इन 4 सवालों को अटेम्प्ट किया, जिसमें से एक मैंने सही किया और 3 गलत कर दिया अटेम्प्ट करने के बाद। ओके, ये जो एक मैंने सही किया, ये क्वेश्चन मैं मिस कर गया था एग्जाम में, क्योंकि मैं तो उस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं। लेकिन जब मैंने एग्जाम के बाद अटेम्प्ट किया तो उसको मैंने सही किया। इसे कहते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एग्जाम में आपको स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी थी जो कि आप मिस कर गए। जानने की कोशिश करो क्यों मिस कर गया। 2 कारण हो सकते हैं, क्वेश्चन को देख करके मैं सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और दूसरा कारण हो सकता है कि मेरी स्पीड इतनी कम थी कि मैं उस सवाल तक पहुंच ही नहीं पाया। ये दोनों के अलग अलग सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाया देख करके, तो मुझे जानने की जरूरत है कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैं क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करता हूं। सी, आपने एक चीज जानी होगी, समझी होगी, समथिंग कॉल्ड एज वाइब्स। वाइब्स यानी कि आपकी इनहेरेंट इंटरनल फीलिंग किसी चीज को लेकर के। पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, नेगेटिव वाइब्स होते हैं। इसको ऐसे समझना कि आप जिंदगी में बहुत लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलकर के आपको एक फील गुड फैक्टर आता है, अच्छा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर के आपको बड़ा अजीब सा फील होता है। जो लोगों से मिलकर आपको अच्छा लगता है वहां से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जो लोगों से मिलकर आपको अजीब सा लगता है वहां से नेगेटिव वाइब्स आ रही है। ये इनहेरेंट फीलिंग है जो आपको एग्जाम में भी यूज करनी है। मैंने कोई सवाल देखा और उस सवाल को देखते ही मुझे पहले कुछ सेकंड में पॉजिटिव वाइब्स आए, यानी ये क्वेश्चन शायद मेरे लिए है, मैं इसको कर सकता हूं। सवाल को देखने के बाद मुझे नेगेटिव वाइब्स आए, ये क्वेश्चन शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे इसको या तो बाद में करना है या तो ड्रॉप करना है। सारे क्वेश्चन नहीं करने होते जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशन में, राइट। अब इस वाइब्स को पहचानने का टेक्निकल तरीका क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानो। लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। आई एम अ टीचर, मुझे मैकेनिक्स बहुत पसंद है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में अगेन बहुत मजे से करता हूं, तो ये मेरे स्ट्रेंथ है। बट जब मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट आता है ना, तो मुझे अजीब सा लगता है। मुझे पर्सनली, फॉर व्हाट रीजन गॉड नोज इन द वर्ल्ड, इस मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स पसंद नहीं आता। तो अगर मेरे सामने सवाल आया और मैंने देखा वो सवाल रोटेशन का है, तो मुझे बड़ा मजा आ जाएगा। आई हैव दैट पॉजिटिव फील कि अरे ये तो मेरे स्ट्रेंथ में से आ गया है, इसको तो मैं सही करूंगा। यस, आइडेंटिफाई कर लिया, मेरा सवाल है, मैं सही कर लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया न्यूक्लियर फिजिक्स से। अब मुझे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आई कि 50-50% चांस से सही करूंगा कि गलत करूंगा, क्योंकि मेरा हिस्ट्री रहा है कि मैं उस टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं हूं। यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का मेरा अगर वो क्वेश्चन आ गया जो मेरी वीकनेस से है, तो उस क्वेश्चन को मैं टेम्पररीली छोड़ूंगा, दोबारा अगर वक्त मिला तो अटेम्प्ट करूंगा या तो ड्रॉप करूंगा। तो आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई सही तरीके से करना है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप वो सवाल देख ही नहीं पाए। आप वो सवाल देख ही नहीं पाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आप उस सवाल तक पहुंचे ही नहीं। ऐसा इस वजह से हुआ बिकॉज समवेयर टाइम वाज वेस्टेड। आपने ऑन एन एवरेज एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 1.5, 2, 2.5 मिनट का वक्त लगना चाहिए। अगर आपने किसी सवाल पर जो है ईगो क्लैश के चक्कर में 7-10 मिनट बिता दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने वहां पर 3 गुना वक्त लिया है, तो उसको कॉम्पनसेशन कहीं तो करोगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पेपर में छूटने वाला है, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन का प्रिस्क्राइब टाइम है, कोशिश करो कि आप उसको प्रिस्क्राइब टाइम में ही करो, बिकॉज जहां आप एक सवाल पे 7-10 मिनट लगाते हो, वहां पर आप कोई ना कोई फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हो।
तो जेडब्ल्यू और नीट में अक्सर ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के सवाल में आप कहीं फंस जाते हो और आखिरी के अच्छे सवाल जो आसान थे आप उन तक पहुंच भी नहीं पाते। तो आपको अपनी स्पीड को, अपनी मोमेंटम को मेंटेन रखना है। एग्जाम में एकदम लैक्स एटीट्यूड में नहीं जाना है, एग्जाम में कॉम्प्लेसेंट नहीं फील करना है, एग्जाम में एनर्जेटिक रहना है, अपने आप को टो पे रखना है और एकदम अलर्ट रहते हुए क्वेश्चन आंसर करके आगे बढ़ते रहना है, ताकि आप सारा पेपर को देख पाओ, ताकि आपको पता था कि आपको अटेम्प्ट क्या करना था और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना था, राइट। तो अपनी स्पीड को मेंटेन रखो। ये अंडरस्टैंडिंग हुई मैंने यहां से। जब छूटे हुए क्वेश्चन को सही किया तो जाना कि अपॉर्चुनिटी मिस हुई, आइडेंटिफाई सही नहीं कर पाया या फिर उस तक पहुंच ही नहीं पाया। ये जो 4 क्वेश्चन छूटे थे उसको मैंने अटेम्प्ट किया तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए। ये आप बड़े स्मार्ट निकले यहां पर, क्योंकि आपने यहां पर इसको राइटली आइडेंटिफाई कर लिया कि या तो, अच्छा, ये जो 3 क्वेश्चन गलत हुआ इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहली चीज, उन क्वेश्चन को देख करके मैंने छोड़ा था। अगर मैंने उसको देख करके छोड़ा था इसका मतलब मैंने सही आइडेंटिफाई किया था कि ये मुझसे नहीं होगा, तो मैंने अपने नेगेटिव स्कोर बचा लिए, मैंने नेगेटिव मार्क्स को बचा लिया, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। दूसरा कारण हो सकता है कि भाई मैं उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाया, तो स्पीड का प्रॉब्लम है यहां पर। जो भी कारण हो, अगर ये 3 सवाल गलत हुए यानी मेरे यहां पर कॉन्सेप्ट्स वीक है। उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तरीका क्या होगा? यू विल कम बैक टू द नॉलेज सेक्शन, अपनी नॉलेज पे वर्क करोगे, रेलेवेंट टॉपिक पे जाओगे, पढ़ोगे, सॉल्व एग्जांपल देखोगे, उसके आसपास के 5-10 सवाल सही कर लोगे और उसको ध्यान में रखोगे कि इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपका पर्पस होना चाहिए कि ये लेफ्ट और इनकरेक्ट सेक्शन में से ज्यादा चीजें करेक्ट में आए। हावेवर लाइफ में इम्प्रैक्टिकल मत होना, 25 में से 25 सवाल आप सही नहीं कर पाओगे। इवन जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पेपर में कुछ ना कुछ छोड़ आते हैं। आप एक चीज का बड़ा अच्छे से यहां पर ख्याल रखना, और इसको मैं बहुत ही स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ध्यान रखना। आने वाले दिनों में आपको कोई भी चीज नए सिरे से नहीं पढ़ना, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को एक प्रेशर में डाल रहे हैं, टेंशन में डाल रहे हैं, नेगेटिविटी में डाल रहे हैं। बस 2 साल में जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब आने वाले 1 हफ्ते, 10, 12, 15 दिन में उन्हीं पढ़ाई पे वर्क करना है, वीकनेसेस कम करने हैं, अपनी गलतियां कम करनी है और अपने स्कोर को बढ़ाना है। मान के चलो कि जो बहुत अच्छा बच्चा भी है, जो बहुत परफॉर्मर है, टॉपर स्टूडेंट है, वो भी सिलेबस में से कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। तो यदि आप सिलेबस में कोई चीज छोड़ के जा रहे हो, इट्स परफेक्टली फाइन, इट इज प्रैक्टिकल। मैंने आईआईटी जेईई का एग्जाम 2010 में दिया था, मैं खुद जो है कुछ सिलेबस का पार्ट छोड़ करके गया था। मैं जानता था मैं उसको कवर नहीं कर पाऊंगा, इट्स परफेक्टली फाइन। एग्जाम आप फिर भी क्लियर कर सकते हो, आईआईटी आप फिर भी पहुंच सकते हो, नीट का एग्जाम आप फिर भी क्लियर कर सकते हो और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंच सकते हो। सो ये चीज तुम्हें जानने की जरूरत है। आपको नए सिरे से कुछ भी नहीं पढ़ना, जो आपने आज तक पढ़ लिया उसी पे काम करके उसको परफेक्शन की तरफ ले जाना है। ठीक है, मैं भी यहां से हट जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक हम एड्रेस करेंगे स्टेट ऑफ बॉडी। हमने मॉक स्ट्रैटेजी के बारे में जाना, अब हमें जानने की जरूरत है कि किस तरीके से हमने अपने स्टेट ऑफ बॉडी को मेंटेन रखना है, प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस, कि हम बायोलॉजिकली जो है अपनी बॉडी को एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी इज डेडिकेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। आप ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जो वो एग्जाम के खिलाफ हो। अपने हर एक्टिविटी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि आप जो है उस एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और ये चीज 3 सेगमेंट में मैं आपको समझाना चाहता हूं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फूड हैबिट्स, द सेकंड इज कॉल्ड एज द स्लीप हैबिट्स एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज एग्जाम कंडीशंस। फूड हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। खाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, गलत नहीं खाना है। स्पाइसेस, ऑयली चीजें, ऐसी चीज जो आपका पेट खराब कर सकते हैं, पेट से ही सारी परेशानियां शुरू होती है, ऐसी कोई भी चीज जो आपका पेट अपसेट कर सकते हैं, आपकी तबीयत बिगाड़ सकते हैं, आपको लेथार्जिक बना सकते हैं, आपको लो ऑन एनर्जी फील करा सकते हैं, वो सारी चीजें बंद कर दो। जंक फूड बंद कर दो, बाहर का खाना बंद कर दो, स्पाइसी बंद कर दो, ऑयली चीजें बंद कर दो। सिंपल फूड हैबिट्स पर आ जाओ। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो भी खाना वो हल्का हो, लाइट हो और एनर्जेटिक हो, उससे आपको एनर्जी मिले। यानी कि आपको ऐसा खाना खाना है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में रिच हो, जिससे आपकी एनर्जी बहुत हाई रहे।
किस तरह की चीजें आप खा सकते हैं? जो भी नाश्ता करते हैं, ओटमील यूज करिए, ओटमील खाइए, मूसली खाइए, मूसली में ओट्स के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो आप जो है दूध के साथ ओटमील लेना शुरू करिए या मूसली लेना शुरू करिए अपने ब्रेकफास्ट में। हल्का है, एनर्जी मेंटेन रखेगा, पेट नहीं खराब करेगा, आपको जो है डिप्रेस फील नहीं कराएगा। सेकेंड, ड्राई फ्रूट्स। अपने खाने में ड्राई फ्रूट्स इन्वॉल्व करो, नट्स इन्वॉल्व करो, स्पेशली बादाम। बादाम खाओ कुछ समय तक, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बहुत ज्यादा बादाम नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा, बट हल्का फुल्का 2-4 बादाम के दाने या 4-5 बादाम के दाने ओवर अ स्पैन ऑफ अ कंप्लीट डे आप आराम से खा सकते हो। थर्ड, ग्रीन टी। दिस इज मैजिकल। लेट मी टेल यू, ग्रीन टी इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो आपके ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन को एम्पलीफाई करता है। इट हेल्प्स। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो आप अगर दूध वाली चाय पिया करते हैं, नॉर्मल चाय पिया करते हैं, ट्राई रिप्लेसिंग इट बाय ग्रीन टी। मार्केट में सैशे मिलता है ग्रीन टी का, आप उसको खरीद लीजिए, पानी गर्म करिए, ग्रीन टी डिप करिए, 2 मिनट में वो पूरा का पूरा फ्यूज हो जाएगा, इन्फ्यूजन हो जाएगा उसका, उसके बाद उसको पी लीजिए। ग्रीन टी आप दिन में करीबन 4 से 6 ग्रीन टी पी सकते हैं, बिल्कुल भी आपकी हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा नहीं पीना, कोई भी चीज ज्यादा करोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, भले कितना भी अच्छा हो। तो ग्रीन टी अपनी डाइट में इन्वॉल्व करो, बिकॉज वो आपको एनर्जाइज्ड फील करेगा, वो आपकी एनर्जी को बहुत हाई रखेगा। डार्क चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट्स इज आर वेरी पॉपुलर टू कीप योर कॉन्सेंट्रेशन हाई। यानी कि जब भी आप जो है वक्त मिले एग्जाम से पहले, थोड़ा सा डार्क चॉकलेट खा लो और पानी पी लो, ज्यादा नहीं खाना। अगेन, ज्यादा चॉकलेट खाने से थोड़ा नशा फील हो जाएगा, बट थोड़ा सा डार्क चॉकलेट खाना वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को हेल्प करेगा। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। जितना हो सके आप पानी जो है पिए, और खास करके गर्म पानी पिए, बिकॉज कोविड का सिचुएशन है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। अगर डिहाइड्रेटेड रखोगे तो आप लो ऑन एनर्जी चले जाओगे, तबीयत भी खराब हो सकती है। सो हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। और यदि अगर आप चाहो तो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हो, बिकॉज मल्टीविटामिन्स भी आपको ओवरऑल हेल्दी रखेगा। हावेवर मैं यहां पर एक एक्सक्लेमेशन डाल रहा हूं दैट दिस हैज टू बी डन अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करना शुरू करिए और अपने आप को हेल्दी बनाए रखिए। क्या नहीं करना, ऐसा मत करिएगा कि भाई आप जो है रेडबुल खरीद के लेकर आने हैं और रेडबुल पी करके अपनी एनर्जी को स्पाइक करके एग्जाम दे रहे हैं। नो, कोई भी इस तरह की एक्सटर्नल सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल मत करिए एनर्जी के स्पाइक के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपको हार्म कर जाएगा। मैं जानता हूं लोगों ने ऐसी गलतियां भी की है कि एग्जाम के पहले वो एक रेडबुल पूरा गटक कर चले गए और एग्जाम में इतना ज्यादा हाइपर हो गए कि पेपर खराब हो गया। सो द आंसर इज नो एक्सपेरिमेंट्स बॉस। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं लेंगे एनर्जी के लिए। मेडिसिन की बात कर रहा हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि भाई आपके माँ बाप कहते हैं बेटा ये खा ले, ये दवाई है, ये यहां से लेकर आए हैं, इससे आप तू एनर्जी फील करेगा, पेपर तेरा अच्छा जाएगा। स्टे अवे फ्रॉम दैट, कीप योरसेल्फ लाइट एंड नॉर्मल। कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने खाने में मत करना। लाइट फूड खाओ, एनर्जेटिक फूड खाओ, अपने पेट को सही रखो ताकि आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहे, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है एक कोविड के सिचुएशन में। ये रहा आपका फूड हैबिट्स। स्लीपिंग हैबिट्स की बात करते हैं। आज से एग्जाम के दिन तक रोज 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्ट्रेच्ड स्लीप आप लेंगे। 6 से 7 घंटे आप कंटिन्यूअसली सोएंगे। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपको हैंगओवर होगा, हैंगओवर होगा तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा, और खेल तो दिमाग का ही था, राइट? तो आप अपनी बॉडी को तैयार करेंगे। 6 से 7 घंटे रात में सोएंगे। जब मैं रात में 6 से 7 घंटे सोने की बात करता हूं, यानी आपकी स्लीप टाइम और आपका वेकअप टाइम डिफाइंड होना चाहिए, और इनके बीच का इंटरवल 6 से 7 घंटे का होना चाहिए। आप डिफाइन कर लीजिए कि आप कितने बजे सोएंगे और कितने बजे उठेंगे, और उस दौरान आप सोएंगे ही। और प्रॉपर स्लीपिंग कंडीशंस में फोन, anything which is going to bother you, disturb you, WhatsApp नोटिफिकेशन है, सब कुछ बंद करो, सबको साइड रखो, और प्रॉपर 6 से 7 घंटा सुकून से आपको सोना है। ये टाइम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अपने एग्जाम के दिन पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, तो कितने बजे सुबह उठना चाहते हैं अपने एग्जाम के दिन, वही एग्जैक्ट टाइम अपना वेकअप टाइम रखिए, उसके 6 से 7 इंटरवल के हिसाब से स्लीप टाइम डिफाइन करिए, और प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पर रात को 6 से 7 घंटा सोइए। दिन में नहीं सोना है। फिर रिपीट कर, दिन में नहीं सोना है। दिन में एग्जाम होता है। एग्जाम कंडीशंस डेवलप करो। टीच योर बॉडी टू परफॉर्म ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। आपके एग्जाम का जो भी 3 घंटे का स्लॉट है, वो 3 घंटे में आप अपने लाइफ के बेस्ट स्टेट में होने चाहिए, परफॉर्मिंग स्टेट में होने चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, बॉडी एकदम कहते हैं ना कि एकदम एनर्जेटिक रहनी चाहिए, बॉडी एकदम वाइब्रेंट रहनी चाहिए। देन इन दैट केस आप अपने सारे मॉक्स को
अपने प्रिस्क्राइब्ड स्लॉट जो आपको मिला है एडमिट कार्ड पर, उस स्लॉट के हिसाब से अपने मॉक्स को अपने घर पे देंगे, ताकि उस दौरान आप कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ मॉक देंगे और बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे सोने की और कोई और एक्टिविटी करने की। कहने का मतलब है कि लेट्स से मेरा मॉक जो है सुबह, लेट्स से मेरा एग्जाम टाइम सुबह 9:30 बजे था, तो बायोलॉजिकली मैंने अपने आप को आने वाला 10 दिन में इतना प्रिपेयर कर लिया है कि सुबह 9:30 बजे मेरे शरीर मांगता है कि मॉक दूं, वो मुझे पुश करता है परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए। तो अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को उसी तरह चूज करेंगे और अपने आप को एग्जाम कंडीशंस के हिसाब से ट्रेन करेंगे। ये आपके बॉडी को बायोलॉजिकली प्रिपेयर करेगा। एट द एंड ऑफ द डे, मैं फिर रिपीट करूंगा, एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी शुड बी वांटिंग टू क्लियर द एग्जाम। नोट कर लीजिए। आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं, विच इज द स्टेट ऑफ माइंड। मैंने जैसे कहा था, दिमाग का खेल है, दिमाग स्थिर है तो एग्जाम अच्छा चला जाएगा। तो स्टेट ऑफ माइंड, what I'm about to say is very very important. Be a monk. Monk कौन होते हैं? आपने देखा होगा अक्सर पहाड़ों में, people who are following Buddhism, चाइना से लेकर तिब्बत से लेकर लेह लद्दाख से लेकर, आपने देखा होगा पहाड़ों में टेम्पल में there are people who are meditating, people who are meditating to clear thoughts, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। They are way above the world. They have themselves and they have their Almighty. उनका दिमाग एकदम साफ है, उनकी सोच एकदम क्लियर है। Their mind is not at all corrupt with what is happening in society. You gotta be that person for the next 10, 15, whatever number of days until your exam. Be like a monk. अपने दिमाग को क्लटर फ्री रखो, अपने दिमाग को जितना हो सके साफ रखो, उसे करप्ट मत होने देना, नेगेटिविटी से दूर रखो। जिंदगी में कोई भी चीज जो आपको नेगेटिव फील कराती है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, किसी भी फॉर्म में। वो एक इंसान हो सकता है, एक किताब हो सकती है, कोई खाना हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, है ना। कुछ भी ऐसी चीज जो आपको नेगेटिव फील कराए, उनसे दूर रहो। जिन्होंने जिंदगी में आप पे यकीन नहीं किया, उनसे बात मत करना। सिर्फ उनके एसोसिएशन में रहना जिन्होंने आप पे यकीन किया, जो आपसे जिंदगी में एक बेहतर उम्मीद रखते हैं, जिनसे मिल करके आपको अच्छा लगता है। वैसे लोगों से मिलना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन अगर जरूरत पड़े भी तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है जो आपको बेहतर फील कराते हैं, बिकॉज नेगेटिविटी आपको जो है नुकसान पहुंचा देगी। आने वाले 10 दिनों में एक चीज आपको बहुत जरूरी है जो आपको रखना है, वो है अपने ऊपर यकीन। आपको अपने पर यकीन रखना है दैट यू आर मेंट फॉर दिस एग्जाम, और इस एग्जाम को आप बड़े ही कामयाब तरीके से क्रैक करने वाले हैं, और इसी के लिए आने वाले कुछ दिन आपके डेडिकेटेड है, जिसपे आप मेहनत कर रहे हैं। सो अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखो। एनर्जी प्रिजर्व करें। आपके बॉडी में लिमिटेड एनर्जी है, उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, उसको प्रिजर्व करना। बहुत अच्छा तरीका होता है अपने दिमाग को शांत रखने का और एनर्जी प्रिजर्व करने का, वो है कम बोलना। लोगों से बातें कम करो, चुप रहो, फोकस्ड रहो, मेडिटेशन करो, अच्छी नींद लो, सिर्फ प्रायोरिटी में अपनी पढ़ाई को रखो, दुनिया के सारे झमेले से दूर रहो। किचन में क्या बन रहा है, तुमको क्या लेना देना है भाई। पड़ोस में कोई झगड़ा हुआ, तुमको क्या लेना देना है भाई। तुम्हारे चाचा की फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, बाद में सेलिब्रेट कर लेना, अभी तुमको क्या लेना देना है। अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रखो, उसको डिसिपेट मत होने दोनों यहां वहां पर। अपनी एनर्जी को बाउंड्री के अंदर अपने अंदर रखो, बिकॉज ये एनर्जी जो आप प्रिजर्व करोगे, वही एनर्जी आप एग्जाम में लेकर जाने वाले हो। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें हैं जिससे आपको सख्त दूर रहना है। एग्जाम के बारे में न्यूज क्या है? ट्विटर पे 2 दिनों में 2 बार 3-3 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं। परफेक्टली फाइन, मेरे को कोई इशू नहीं उस बात से, लेकिन आप ट्विटर को इतना ज्यादा फॉलो मत करो। हाँ, आप अपने पेरेंट्स को बोल दो कि डैड मॉम या बड़े भाई को बड़ी बहन को बोल दो कि आप जो है एग्जाम के ट्रेंड को फॉलो करते रहो, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज हो ना तो मुझे बता देना, बट मुझे बार बार बॉग मत करना, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करना। बिकॉज अगर आप न्यूज लगातार फॉलो कर रहे हो तो आप पढ़ाई कब कर रहे हो? आप तो दुनियादारी में फंस चुके हो। कम आउट ऑफ इट। तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बता देंगे कि बेटा ये सिचुएशन है, एग्जाम इस दिन हो रहा है या पोस्टपोन हुआ है या फिर सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है। दैट्स इट। डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉलोइंग द न्यूज कंटिन्यूअसली। सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। फेसबुक बंद करो, जो भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप इन्वॉल्व हो, इंस्टाग्राम वगैरह, बंद करो। अकाउंट को कुछ समय तक डीएक्टिवेटेड रखो। फेसबुक पे जाकर के दुनिया के बारे में मत जानो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आपको सिर्फ डिस्टर्ब करेगा। व्हाट्सएप
बंद कर दो। क्या जरूरत है तुम्हें इस समय व्हाट्सएप की? तुम्हें अब तुम्हारी किताब है, तुम्हारे नोट्स है, तुमको पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, इंप्रूव करना है। क्या जरूरत है लोगों का स्टेटस देखने की और उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने की? क्यों जानना चाहते हो दुनिया में क्या हो रहा है? क्यों जानना चाहते हो किसी और के साथ क्या हो रहा है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज यू एंड योर एग्जाम। स्टे अवे फ्रॉम व्हाट्सएप। कोचिंग फ्रेंड्स, पढ़ लिया भैया इनके साथ जितना पढ़ना था, अब इनसे ज्यादा खुसफुस करके ये जानने की कोशिश मत करो कि उसकी तैयारी कितनी हुई, तुम्हारी तैयारी कितनी है। कंपैरिजंस होंगे, वो तुम्हें बोलेगा अरे मैंने इतना कर लिया, तुमको बुरा फील हो जाएगा। वो तो बोलेगा कि अरे मेरा कुछ नहीं हुआ, तुमको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ना तुमको बुरा फील करना है, ना तुमको ओवर कॉन्फिडेंट फील करना है। डिस्कनेक्टेड रहो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। तुम्हें अपने बारे में सोचना है और अपने आप को स्टेबल रखना है और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। अननेसेसरी कॉन्टैक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट किसी के साथ मत रखो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। अपने आप को शांत रखो। मैं तुम्हें एकदम सिंपल सी चीज बताता हूं जो मैंने 2010 में अपने आईआईटी एग्जाम के दौरान किया था। सुबह उठने के बाद से लेकर के एग्जाम रूम में एंटर करने से पहले मैंने बेर मिनिमम बातें की थी। मैंने अपने आप को शांत रखा था और दुआ की थी अल्लाह से अपने एग्जाम के लिए। और कोई किसी से बातें नहीं की, जो जरूरी था वही बात की। पापा मेरे लेकर गए थे मुझे एग्जाम देने के लिए। विद्या विहार में मेरा सेंटर था, बॉम्बे सेंट्रल से मैं ट्रैवल कर रहा था, 2 बार ट्रेन बदलनी थी। कार वगैरह हमारे पास थी नहीं उस वक्त। पापा से मैंने कह दिया था कि पापा मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप भी मुझे ज्यादा कुछ बोलना मत, जो जरूरी हो वो बता देना और मैं जवाब दे दूंगा उसके हिसाब से। अपने आप को शांत रखने की मैंने कोशिश की थी और इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उस समय मैं और मेरा एग्जाम और इसके अलावा और कोई मेरे दिमाग में नहीं थे। अपने आप को लिमिटेड रखो, सिर्फ एसेंशियल चीजों पे काम करो। एक मॉन्क की तरह रहो। एक मॉन्क की तरह आने वाले 10 दिन तुम्हें 10-15 दिन बिताने हैं, ताकि आप जो है दुनियादारी से बचकर अपनी पूरी एनर्जी को एक डायरेक्शन में फोकस करके अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाओ। इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको लगा कि इस सेशन में कुछ वर्थ था एंड इट एड्स वैल्यू टू यू, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को जितने लोगों से हो सके शेयर करिए। ये वीडियो सिर्फ JEE नीट के लिए नहीं है, ये वीडियो आप ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एज अ स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लोगों के साथ शेयर कर दो। बहुत ज्यादा आपकी मदद होगी। मैं चाहता हूं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे, ताकि वो एक स्ट्रैटेजी बना पाए अपनी पढ़ाई के लिए। जाने से पहले एक अल्लामा इकबाल साहब की बहुत ही पॉपुलर उर्दू शायरी है जो मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। वो शायरी कुछ इस तरीके से है। इरादे जिनके पुख्ते हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ते हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम मौज खैजों से वो घबराया नहीं करते। उर्दू शायरी है, शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इरादे जिनके पुख्ते हो, जिनके इरादे इज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक स्टील। नजर जिनकी खुदा पर हो, जो अपने खुदा पर यकीन रखते हो। इरादे जिनके पुख्ते हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम मौज खैजों से, हावेवर फिरोशियस द वेव्स में बी। कितनी भी तूफान आपके सामने आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आपके सामने आ जाए, तलातुम मौज खैजों से वो घबराए नहीं करते। यानी कि जिनके इरादे पुख्ते हैं, जिनको अपने अल्लाह पे यकीन है, वो कितनी भी मुश्किल सामने आ जाए उससे घबराते नहीं, उसको तैर करके पार करके निकल जाते हैं। यही उम्मीद मैं आपसे भी रखता हूं। मुझे यकीन है कि आप सभी लोग एग्जाम में एंटर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और जिंदगी में बहुत अच्छा हासिल करेंगे। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू।